नमस्कार साथियों, आज हम AIV 20 के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। और इन क्वेश्चंस में से लास्ट ईयर भी AIV 19 में भी कई सारे क्वेश्चंस आए थे, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो ज़रूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चलता रहे वीडियो के बारे में। और आपके लिए AIV का नोटिफिकेशन जो है 20 का वो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप इस 2025 में एग्ज़ाम देने के लिए रेडी रहें पहले से। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। सबको ये बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, तो ये पता रहना ही चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। भीमराव अंबेडकर कौन थे? ये भीमराव अंबेडकर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन से संबंधित है अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं और ये AIV के लिए इम्पोर्टेंट हैं और हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A अब किस श्रेणी का अधिकार है? पहले आपको पता होगा कि आर्टिकल 300A जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का अधिकार है, लेकिन पहले ये आर्टिकल 19 में रखा गया था। ठीक है, आर्टिकल 19 में रखा गया था, लेकिन अमेंडमेंट करके इसको आर्टिकल 300A में रख दिया। किस अमेंडमेंट के तहत कर दिया ये आप कमेंट में बताएंगे। लेकिन कुछ लोग इसको लीगल राइट भी लगा देते हैं, वो आपका क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाता है। पहले ये हमारा था फंडामेंटल राइट, लेकिन अब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है अब ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये IPC से संबंधित है। मर्डर की सज़ा IPC की किस धारा में है? तो वही मर्डर की सज़ा आपको सबको पता थी कि 302 में है, लेकिन अब BNS में कहाँ है? क्वेश्चन ये आता है कि BNS में कहाँ है? तो अब किस में है? 103। ठीक है, 103 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेमेशन कौन सा अपराध है? देखिए, सिविल अपराध नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। डिफेमेशन CRPC में आता है, क्रिमिनल ऑफेंस है, सीधा सा फंडा है। आगे, अनलॉफुल असेंबली कितने लोगों से बनती है? अनलॉफुल असेंबली आपको सबको पता होगा 5 लोगों से मिलकर बनती है। 5 या 5 से अधिक इसमें सदस्य होने चाहिए, तभी हमारा ये अनलॉफुली ऑफेंस असेंबली ये कारित हो। रेप की परिभाषा IPC की किस धारा में दी गई है? तो 375 में ये रेप की परिभाषा दी गई, लेकिन भाई BNS में कहाँ है? तो BNS में कहाँ है? सेक्शन 63 में ये रेप की परिभाषा दी गई है BNS में। ठीक है। आगे है हमारा डेथ, दहेज मृत्यु किस धारा में है? तो ये दहेज मृत्यु जो है IPC में कहाँ थी? IPC में दहेज मृत्यु कहाँ थी? 304B में, लेकिन अब कहाँ है? BNS 80, BNS की धारा 80 में। ठीक। पुलिस को कितने घंटे में एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? तो पुलिस को कितने घंटे में पेश करना होता है? 24 आवर। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस क्या कर सकती है? तो भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है, वो भी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के। पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेलेबल ऑफेंस में जमानत का अधिकार किसको है? किसको है? तो यहाँ पे ये नहीं किसे है, ये तो पुलिस ऑफिसर को भी होगा, फिर कोर्ट को भी होगा भाई जमानत देने का अधिकार, लेकिन ये है जमानत का अधिकार किसको है? तो वो एक्यूज्ड को हो जाएगा।
किसको हो जाएगा? एक्यूज को। भाई अभियुक्त जो व्यक्ति है अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें जमानत लेना उसका राइट है, अधिकार है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 164 सीआरपीसी किससे संबंधित है? तो ये कन्फेशन एंड स्टेटमेंट से संबंधित है। लेकिन अब आ जाते हैं हम बीएनएसएस में। सीआरपीसी को किस में कन्वर्ट कर दिया है? तो बीएनएसएस में। बीएनएसएस में कहाँ है? 164। अब सेक्शन 183, सेक्शन 183। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलते हैं हम। चार्ज फ्रेम करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये मजिस्ट्रेट के पास होती है चार्ज फ्रेम करने की शक्ति। नेक्स्ट आ जाते हैं एविडेंस में। होस्टाइल विटनेस कौन होता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। होस्टाइल विटनेस वही फ्रेंडली विटनेस थोड़ा ही होता है। वो होस्टाइल विटनेस जो होता है वो अपोजिट पार्टी का विटनेस होता है, अपोजिट पार्टी का विटनेस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइंग डिक्लेरेशन एविडेंस एक्ट की किस धारा में है? तो डाइंग डिक्लेरेशन किस में था? 26 क्लॉज 1 में। लेकिन अब बीएसए ये कहाँ है? एविडेंस को क्या कर दिया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो बीएसए में कहाँ है? 26 क्लॉज 1। ठीक है, 26 क्लॉज 1 बीएसए में। अब आ जाते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन एविडेंस की किस धारा में है? तो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो किस में था एविडेंस में? 85 में। लेकिन अब बीएसए में कहाँ है? बीएसए में सेक्शन 39, एक्सपर्ट ओपिनियन 39। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राइमरी एविडेंस किसे कहते हैं? तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीरोक्स कॉपी को हम प्राइमरी एविडेंस नहीं कहेंगे, सर्टिफाइड कॉपी को भी हम प्राइमरी एविडेंस नहीं कहेंगे, ओरल एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस नहीं कहेंगे, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उससे ही हम प्राइमरी एविडेंस कहेंगे। सर्टिफाइड कॉपी को भी प्राइमरी एविडेंस नहीं कहा जाएगा। सरकमस्टेंस एविडेंस किस पर आधारित है? तो सरकमस्टेंस जो एविडेंस है वो फैक्ट पर आधारित होता है। ठीक है, तथ्य पर। आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये क्वेश्चन है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है? बहुत बार क्वेश्चन आया है, कई जगह पे क्वेश्चन आया है। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और या आप लॉ का क्वेश्चन पेपर आप लॉ कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका अगर सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या ज़रूरी है? तो फ्री कंसेंट ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन आया, हर जगह कई जगह पे मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा है, तो फ्री कंसेंट ये ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनर का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? भाई मेजर नहीं पूछा है इसने, माइनर पूछा है, तो वॉइड होगा, शून्य होगा। ठीक है, वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? इम्प्लाइड बाय लॉ को। ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन किस धारा में परिभाषित है? कंसिडरेशन परिभाषित है हमारा 2D में, 2D कंसिडरेशन। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का रेमेडी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का रेमेडी क्या है? तो ये है डैमेज, डैमेज। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। आगे है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किस अनुच्छेद से संबंधित है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एआईबी में 100% आने वाला है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे एआईबी में आने वाले हैं, एआईबी में जरूर आने वाले हैं। और आप यदि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन जो अब यहाँ से जो है 50 क्वेश्चन तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कई बार आते हैं, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13 से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है हैवियस कॉर्पस का क्या अर्थ है? तो टू हैव द बॉडी, हैवियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? टू हैव द बॉडी। नो कमांड, टू फॉरवर्ड, टू सर्टिफाई, कुछ नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट किस देश से लिए गए हैं? तो ये क्वेश्चन आपने ऊपर भी देखा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये। तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, राज्य के नीति निदेशक तत्व। आगे है भारतीय संसद का सर्वोच्च न्यायिक नियंत्रण किसके पास है? अब ये देखिए यहाँ पे केस
यहाँ पर क्वेश्चन फंस गया। भारतीय संसद का सर्वोच्च न्यायिक नियंत्रण किसके पास है? अब कोई तो इसको टिक करेगा भाई, क्या राष्ट्रपति, लेकिन कोई कहेगा कि संसद का सर्वोच्च न्यायिक नियंत्रण जो है वो प्रधानमंत्री के पास है। कोई कहेगा कि संसद स्वयं इसका नियंत्रण करती है, लेकिन नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। भारतीय संसद का सर्वोच्च न्यायिक नियंत्रण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ किस देश से लिया गया है? अब ये भी बहुत अच्छा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है? तो ये सबको पता होना चाहिए, पार्ट 3 में है। आगे है, संविधान का किस अनुच्छेद में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष, ये आपको ऊपर भी क्वेश्चन आया है, राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? आप कमेंट में जरूर बताइए। आगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राइट टू एजुकेशन देता है? तो राइट टू एजुकेशन की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है, प्रेम्बल को किस केस में संविधान का अभिन्न हिस्सा माना गया? देखिए, पहले क्या माना गया कि जो प्रेम्बल है वो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस जब आया तो इसमें जजेस ने ये स्पष्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया केशवानंद भारती के केस में कि प्रेम्बल जो है वो संविधान का ही एक अभिन्न हिस्सा है, वो भिन्न हिस्सा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जो जुडिशियल रिव्यू है उसका प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान। आगे है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ? सबको पता है, 2005 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 72 देता है ये। आगे है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL सबसे पहले किस न्यायाधीश ने शुरू किया? यदि आप AIB का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 100%, 100% इस क्वेश्चन को रट लीजिए। ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, जस्टिस PN भगवती। ठीक है, तो जस्टिस PN भगवती को ही PIL का पिता माना जाता है। जस्टिस PN भगवती ने ही सबसे पहले इस PIL की शुरुआत की थी कि हमें ये जनहित याचिका दायर करनी चाहिए, और इसका सारा स्रोत PN भगवती के लिए ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फंडामेंटल ड्यूटीज किस संशोधन में से आए? तो फंडामेंटल ड्यूटीज ये हैं 42वां संशोधन, और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ हैं, किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए, आर्टिकल का नाम कौन सा है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ है। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था। लॉ की अवधारणा किसने दी? तो रूल ऑफ लॉ की अवधारणा जब आप पढ़ेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस, वहाँ आपको मिलेगा। तो ये किसने दी? A.V. डाइसी ने। A.V. डाइसी। आगे क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जज की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बेसिक क्वेश्चन सबको पता है, 35। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल किसे कहते हैं? किससे कहती है? ये क्या कहती है? प्रेम्बल कहती है कि मैं भाई संविधान का हिस्सा हूँ। प्रस्तावना ये नहीं कहती कि प्रस्तावना कानून का हिस्सा नहीं है, गलत। केवल प्रस्तावना खुद के बारे में नहीं कहती, संविधान का हिस्सा हूँ, प्रेम्बल ये कहती है। फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जा सकता है, कब निलंबित किया जा सकता है? कब निलंबित किया जा सकता है? तो ये आपातकाल की स्थिति में फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जा सकता है। सामान्य स्थिति में हमारा फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं हो सकता, केवल राष्ट्रपति के आदेश से नहीं हो सकता, केवल आपातकाल स्थिति में ही हमारा फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जा सकता है। पहला कानून आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? तो 1834 में बना था, फर्स्ट कानून आयोग। आगे है, भारतीय दंड संहिता IPC किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये 1860 में लागू हुई थी IPC, लेकिन BNS कब लागू हुई? सबको पता है, कब? 2023 तो सबको पता है, लेकिन डेट BNS 2023 कहते हैं, लेकिन डेट तो 1 जुलाई
2024, ठीक है। 1 जुलाई 2024 को बीएनएस लागू हुआ। बीएसए भी लागू हुआ। बीएसए कब का था? ये 1872 का था, लेकिन अब बीएसए जो 2023 है वो कब से लागू हुआ? वो हुआ 1 जुलाई 2024 से। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1908 में लागू हुआ था। सीपीसी कब लागू हुआ था? तो ये 1908 में लागू हुआ था। बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं। तो आपको यदि किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल पे जाके व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, तो व्हाट्सएप कर दें मुझे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे भी हम एआईवी के लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है।